नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा विषय है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिएगा, अभी जो बीता हुआ कल है यानी कि 31 अक्टूबर 2022 को वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो इस संदर्भ में भी हम देखेंगे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनका हमारे देश के लिए क्या योगदान रहा है उसके बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या किया। ठीक है, उनको क्या क्या उपाधियां दी गई, उनका जीवन परिचय कुछ जान लेते हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाड में 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? गुजरात के नाडियाड में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके माता-पिता के 4 बच्चे थे और वो सबसे छोटे संतान थे। अपने बहनों और भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके एक बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल जी, जो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय सदस्य के रूप में रहे। उनको भी हम जानते हैं। ठीक है, उनकी 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई और उनसे उनकी पत्नी से 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। देखिएगा, 1908 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उस समय उनके एक लड़का और एक लड़की थे। फिर उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया, यानी कि एक विधुर के रूप में उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। देखिएगा, शुरू से उनकी इच्छा थी कि हम विदेश में जाकर, उस समय लंदन या ब्रिटेन जिसे हम कह सकते हैं, वही एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यानी कि भारत के काफ़ी लोग वहाँ से जाकर वकालत की शिक्षा ग्रहण किए थे और उनका बचपन से सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत ही सम्मानित और बड़ा वकील बनूँ। तो उस उपलक्ष्य में उनको ये था कि हम भी जाएँगे, लंदन जाकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन आर्थिक कारणों से वो नहीं जा पाए। और 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर जिला बार में उन्होंने क्या किया, उसकी परीक्षा उत्तीर्ण की और वहाँ पर उनको वकालत करने की परमिशन मिल गई। देखिएगा, उन्होंने पहले शुरुआत में छोटे-छोटे केस लेना शुरू किया और उसकी पैरवी इतना बेहतरीन ढंग से, इतना तर्कपूर्ण ढंग से किया कि उनके पास जल्द ही बड़े-बड़े केसेज़ आने लगे और वो जल्द ही बहुत कम समय पे एक सम्मानित और एक फ़ेमस, एक तरह से कह सकते हैं कि एक प्रसिद्ध वकील बन गए। फिर कुछ दिन के पश्चात वो 1910 में 1910 में लंदन बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए चले गए। देखिएगा, 36 माह का वो कोर्स था और उन्होंने 30 माह के अंदर ही वो सफलता पाई और अपने क्लास में प्रथम आए। यानी कि भारत का एक इंसान जा कर के विदेश यानी लंदन में पढ़ाई करता है बैरिस्टर की, और वहाँ की परीक्षा में वो क्लास में प्रथम आता है और वो समय से पहले, ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण की और 1913 में वो भारत लौटकर वापस आए और गुजरात के अहमदाबाद में ही बस गए और वहाँ पर क्या की उन्होंने बैरिस्टर की वो यानी कि वकालत की वकालत का पेशा शुरू किया और एक अपराध कानून के विषय विशेषज्ञ के रूप में जाने गए और बहुत ही सम्मानित, क्योंकि पहले से वो गुजरात में एक फेमस वकील हो चुके थे और लंदन से चूंकि पढ़ के आए थे, बैरिस्टर की उपाधि उन्हें मिल गई थी। देखिएगा, उस समय बैरिस्टर की उपाधि लेने के लिए लोग लंदन जाते थे और वहाँ से बैरिस्टर की उपाधि लेकर आते थे, तो उन्हें बड़े-बड़े केसेज़ मिलने लगते थे। एक तरह से ये कहा जाए कि उनके पास वो योग्यता मान ली जाती थी बैरिस्टर की उपाधि से कि अब ये उसके योग्य हो गए हैं। उससे पहले भी उन्होंने वकालत की थी, उससे भी उन्हें प्रसिद्धि मिली थी और बैरिस्टर की उपाधि लेने के बाद जब वो आए, तो उनका मान-सम्मान और बढ़ गया और वो एक प्रख्यात वकील बन गए। फिर देखिएगा, 1917 में 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से वो प्रभावित हुए और पूरी तरह से अपने आप को परिवर्तित करके राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में उनके सहयोगी के रूप में वो सम्मिलित हो गए। देखिएगा, उससे पहले वो एक यहाँ तक कि कहा जा सकता है यानी कि विदेशों की तरह रहते थे, बढ़िया सूट पहनते थे, अच्छा खाना खाते थे।
जो गुजरात के अहमदाबाद में उस समय का फैशन क्लब हुआ करता था, उसके वो चैंपियन रह चुके थे, इसलिए भी वो प्रसिद्ध थे। लेकिन अचानक में 1917 में जब सत्याग्रह चलता है, गांधी जी का भारत में आगमन होता है और उनके सत्याग्रह से लोग प्रभावित होते हैं, उसमें सरदार पटेल भी अछूते नहीं रहे। उनके सत्याग्रह से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना वो रास्ता छोड़ करके एक साधारण किसान की वेशभूषा में, यानी कि एक धोती पहनना, एक साधारण कुर्ता पहनना, एक गमछा लेकर चलना, जैसे वहाँ के आम किसान करते थे, उसी तरह से जो आम नागरिक रहते थे उस वेशभूषा में आ गए। और उसके बाद देखिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, उसका उन्होंने क्या किया, सफलतापूर्वक क्या किया, अ, उसका निस्तारण कराया और वहाँ की जो भी किसानों की माँगें थी, जो भी आम जनता की माँगें थी, उसको पूरी कराई। देखिएगा, डायरेक्टली महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह में उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय चंपारण में सत्याग्रह में वो मौजूद थे और उन्होंने अपना समर्थन जताया था और एक किसी स्थानीय नेता की उन्हें तलाश थी, जो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दे। तो स्वेच्छा से सरदार पटेल ने अपनी इच्छा ज़ाहिर की कि मैं इसका नेतृत्व करूँगा, मुझे अवसर दिया जाए, मैं यहाँ पर काम करूँगा। तो देखिएगा, उन्होंने अपने सहयोगियों के मदद से 1918 में जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ, यानी खेड़ा आंदोलन हुआ, उसके सफल संचालन के लिए, ठीक है, उन्होंने अपने सहयोगियों, उसमें थे नरिहर पारिक, मोहन लाल, अब्बास तैयब जी, ये उनके सहयोगी थे। उनकी मदद से इन्होंने क्या किया, गांव-गांव जाकर के स्वयं सेवकों की एक समूह बनाया, गुप्त संस्था बनाई, लोगों को बनाया कि देखिएगा, उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने कर वृद्धि कर दी थी। वहाँ पर पहले से ही प्लेग जैसी महामारी फैली थी और एक तरह से कहा जा सकता है कि अकाल भी पड़ा था। उत्पादन कम हुआ था और इसी बीच में सरकार ने क्या किया था, टैक्स बढ़ा दिया था, यानी कि जो कर था उसको बढ़ा दिया था, 23% उस समय बढ़ा दिया था और उसको कम कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। यानी कि लोगों के पास एक तो बीमारी से वो ग्रसित हैं, प्लस उपज उतनी अच्छी नहीं हुई है और ऊपर से सरकार जबरन कर बढ़ा के वसूल रही है। इसके विरोध में उन्होंने इस आंदोलन का संचालन किया और उसमें उनको सफलता भी मिली। देखिएगा, सरकार और इन कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष तेज हो गया और सरकार जबरन वसूली के लिए पुलिस को, अपने लठैतों को भेज रही थी कि किसी तरह से जो भी मिले, जिसके पास जो भी संपत्ति मिले उसको जब्त कर लिया जाए और किसी तरह से कर की भरपाई की जाए। देखिएगा, संघर्ष बढ़ता गया धीरे-धीरे और चीज़ें लोग जानते गए, फिर सरदार पटेल के पक्ष में आने लगे और नतीजा ये हुआ कि सरकार को इस आंदोलन के कर्मियों के आगे झुकना पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा और 1 साल तक के लिए कर वृद्धि को रोक दिया गया। यहाँ तक कि कर वृद्धि वसूलने को ही नहीं रोका गया, जो वसूला गया था उसको वापस करने के लिए भी एक संस्था बनाई गई। उसके माध्यम से जितना भी वसूली की गई थी उसको वापस लौटाया गया और जो भी लोग वसूले थे, सरदार पटेल के नेतृत्व में जो भी संस्था बनी थी, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाने लगा। जो भी नीलामी हुई थी, नीलामी की वस्तुओं को जो खरीदता था, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। एक समय ऐसा आया, वो लोग भी शर्मिंदा हुए कि हमने ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो भी वसूली की संपत्ति वसूली गई थी, उनको सिरे से वापस करना शुरू हुआ और कुछ समय तक उनको वापस किया गया। फिर सरकार ने भी 1 साल तक क्या किया, कर वसूलने से मना कर दिया, यानी कि स्थगित कर दिया और कर की जो दर बढ़ाई गई थी उसको भी कम कर दिया गया। तो ये था प्रथम उनका सत्याग्रह, यानी कि इसमें इनडायरेक्टली गांधी जी का योगदान था, ठीक है? डायरेक्टली वो नहीं उपस्थित हो पाए थे, लेकिन तो नेतृत्व उन्हीं का था, बाद में वो पहुँचे थे और ये सारी चीज़ें हुई थी। अगला उनका आता है, फिर जब देखिएगा 1920 के बाद से महात्मा गांधी चलाते हैं असहयोग आंदोलन, तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है और गुजरात में वो स्थानीय कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय कांग्रेस से जोड़ते हैं और उस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए लगभग 3 लाख लोगों को क्या करते हैं, उसमें एंट्री करवाते हैं, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का की सदस्यता ग्रहण करवाते हैं और उस आंदोलन के सफल संचालन हेतु धन की आवश्यकता होती है और फंड की भी उपलब्धता वो करवाते हैं, यानी कि लोगों से चंदा मांग करके फंड उपलब्ध करवाते हैं और सक्रिय सदस्य के रूप में असहयोग आंदोलन के वो अ, उसमें भाग लेते हैं। जब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पास वापस लिया जाता है, तो वो निसंदेह गांधी जी के इस फैसले का
पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करते हैं कि ये फैसला गलत नहीं, सही था। वहीं पर नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने उसका तीव्र विरोध किया था कि महात्मा गांधी को ऐसे समय में इस निर्णय को वापस नहीं, यानी कि इस आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन सरदार पटेल जी ने उनके उस फैसले को सही मानते हुए उसका समर्थन किया था। फिर आगे हम देखते हैं कि 1928 में बारडोली में एक आंदोलन होता, सत्याग्रह होता है। वहां पर क्या होता है कि अकाल पड़ता है, यानी कि फसलें अत्यधिक वर्षा और सूखा के कारण नष्ट हो जाती हैं और सरकार इसी बीच में क्या कर देती है, कर बढ़ा देती है और वसूली जबरन कराने लगती है। इसलिए वहाँ के किसानों के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू होता है। इसमें सरदार पटेल भी, क्योंकि स्थानीय नेता होते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं अहमदाबाद और गुजरात के क्षेत्र में, तो उनको भी न्योता मिलता है। वो भी इस बारडोली सत्याग्रह में जाते हैं और नेतृत्व प्रदान करते हैं। देखिएगा वहाँ पर इतना सफल इनका नेतृत्व रहता है कि वहाँ की महिलाओं द्वारा उनको बारडोली का सरदार की उपाधि दी जाती है और ये उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा उनको सम्मानित के तौर पर दिया जाता है, उनको सम्मान के स्वरूप में भेंट किया जाता है। लेकिन यह उपाधि वहाँ की महिलाओं द्वारा कहा दिया गया था। सरदार का मतलब वहाँ प्रमुख होता है, यानी कि जो बारडोली सत्याग्रह था उसके प्रमुख यानी सरदार के रूप में उनको सुशोभित किया गया। वहीं से इनकी उपाधि सरदार के रूप में आ जाती है और उसका सफल संचालन ये करते हैं। देखिएगा यही बारडोली सत्याग्रह होता है जिसमें महात्मा गांधी भी इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और इस सफलता के बाद ही उन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है, जो अभी भी हम उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा जब महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह होता है, यानी कि नमक सत्याग्रह होता है, उसमें भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देखिएगा नमक सत्याग्रह को हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए कहा जाता है कि नमक कर एक ऐसा कर था जो हर भारतीयों की दृष्टि से निकृष्ट था, यानी कि उसको सब हे दृष्टि से देखते थे। नमक को इतना पूजनीय उस समय माना जाता था, इतना अहम माना जाता था कि आप लोग भी जानते होंगे, अभी भी गाँव में एक कहावत होती है, छोटे बच्चों से जब नमक गिर जाता है तो उनके जो घर में बुजुर्ग या बूढ़े सदस्य होते हैं वो कहते हैं नमक न गिरने पावे, नहीं तो आँख की पलकों से उठाना पड़ेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय हर भारतीयों के लिए नमक कितना ज़्यादा मायने रखता था। वो सिर्फ़ कीमत से नहीं उसका मायने था, उसका आत्मीयता से था, नैतिकता से था, यानी कि हर भारतीय के वो रगों-रगों में बसा था। और उस पर भी अंग्रेज सरकार क्या कर दी थी, एक तरफ़ा अपने नमक को कब्जे में लेकर के उस पे भी पूर्ण रूप से स्वयं नियंत्रण ले लिया था और नमक बनाती थी और उसपे तिगुना, चौगुना, यहाँ तक कि कहीं-कहीं 30 गुना, 50 गुना तक अधिक टैक्स लेकर के कीमत पर बेचती थी। तो महात्मा गांधी ने उसी को मुद्दा उठाया, क्योंकि चीज़ें बहुत उस समय थी, लेकिन नमक जो था हर भारतीय के नैतिकता से, आत्मा से जुड़ा हुआ था। इसीलिए महात्मा गांधी ने उस मुद्दे को उठाया, नमक को, और उसको नमक सत्याग्रह के रूप में हम जानते हैं या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जानते हैं। ठीक है? उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत से लोगों को उस नमक सत्याग्रह के लिए जोड़ा। फिर देखिएगा 1931 में वो कराची अधिवेशन में अध्यक्ष बने। देखिएगा इससे पहले भी वो महात्मा गांधी के बाद जब 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी वहाँ पर अध्यक्ष पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, तो हम जानते हैं, सभी लोग कहते हैं, ऐसा हम ही नहीं जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि गांधी जी का जो नेहरू के प्रति प्रेम था वो अलौकिक था और बहुत ही ज़्यादा था। तो वहाँ पर भी नेहरू प्रेम ने, यानी कि गांधी जी के नेहरू प्रेम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छाओं व उनकी एक तरह से कह सकते हैं व्यक्तित्व से समझौता कराने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और उन्होंने 1929 या 30 के उससे नामांकन वापस ले लिया था। फिर 1931 में जब देखिएगा हमारे 3 जो ऐसे देश के जवान थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अनुपम योगदान दिया था, जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। उनमें से भगत सिंह का नाम सर्वोपरि है। तो भगत सिंह को ही फांसी हुई थी, उसके बाद देश में कितना ज़्यादा कांग्रेस और महात्मा गांधी जी का विरोध हो रहा था, उसी को शांत कराने के लिए एक तरह से ये कहा जा सकता है, हम कह सकते हैं या लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी का एक ये
तुर्फ का एक्का थे कि इनको नेतृत्व प्रदान किया गया कांग्रेस की, और उन्होंने कांग्रेस की इज्जत ऐसे सिचुएशन में बचाई थी जब पूरा देश जो है उनकी फांसी के विरोध में था और कांग्रेस के विरोध में था। ठीक, उसके बाद देखिएगा गोलमेज जब सम्मेलन हुआ 1929 से 1932 के मध्य, उसकी असफलता के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर इन्होंने क्या किया 1932 में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया तो महात्मा गांधी के बाद ये भी गिरफ्तार कर लिए गए। फिर और उसके पश्चात फिर स्वतंत्रता आंदोलन के आगे चलकर हम जब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत ही अनुपम इनका योगदान होता है। फिर आप देखते हैं कि जब 1945 और 46 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने की बात आती है, तब फिर वहां पर गांधी जी का नेहरू प्रेम आ जाता है सामने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रबल दावेदार होते हैं, फिर भी उन्हें समझौता करना पड़ता है और वहां पर नेहरू जी अध्यक्ष बनते हैं। और स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र होता है तो जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल जो विदेशी थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भारत के यानी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को ही प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हुए उनको देश का नेतृत्व प्रदान करने के लिए आह्वान किया था। अगर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष होते तो संभवतः वही प्रधानमंत्री होते। देखिएगा जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी समस्या भारत की थी कि रियासतों जो देसी रियासतें थी यहाँ तकरीबन लगभग 600 रियासतें थी, उनका विलय भारत में कैसे। ठीक है, क्योंकि जब स्वतंत्रता अधिनियम भारत का आया था उसमें देसी रियासतों के लिए यह व्यवस्था की गई थी वह या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या भारत में शामिल हो जाएं या वह स्वतंत्र रह सकती हैं। तो स्वतंत्र रहने के जो बात की गई उसी में यह क्या हुआ कि देसी रियासतों को अप्रत्यक्ष रूप से भड़काने का काम किया अंग्रेजों ने कि ये लोग आपस में फिर कटते मरते रहेंगे और हम लोग यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। देखिएगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे कि जिनके नेतृत्व में और मेनन की सहायता से भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में बिना किसी विवाद के बिना किसी उलझन के सुलझा के शामिल किया गया। वो इसीलिए जिस तरह से बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकृत किया था उसी तरह से भारत के सरदार भाई वल्लभ पटेल ने देसी रियासतों का सम्मिलित भारतीय क्षेत्र में कराया था। जैसे बिस्मार्क को जर्मनी का आयरन चांसलर कहा जाता है, उसी रूप में उसी उपलक्ष्य में भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के उपलक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये तो हो गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में। अब उनके सम्मान में कुछ उपाधियां दी गई, कुछ उन्हें सम्मान दिए गया। देश ने उनके उन कार्यों के लिए जो उन्होंने भारत के लिए किया था उनके लिए उनको कुछ सम्मान दिया गया। वो चीज़ें हैं, देखिएगा सबसे पहले तो 1922, 1924 और 1927 में वो अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के वो पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री बनने का उन्हें गौरव प्रदान हुआ था। लौह पुरुष हमने बताया ही लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। उन्हीं के सम्मान में सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बनाया गया उसका नाम सरदार सरोवर बांध रखा गया। देखिएगा 1951 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न यानी भारत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी उनके सम्मान में इसी सरदार सरोवर बांध के पास यानी नर्मदा नदी के पास में ही एक छोटे से जगह पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया। वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक भव्य मूर्ति बनाई गई और उसको पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही इस समय ख्याति प्राप्त है और वहां पर देश विदेश से बहुत से लोग पर्यटक आते जाते हैं। तो ये तो हुआ, उनको सम्मान दिया गया। और इन्हीं के जो जन्म दिवस है यानी कि 31 अक्टूबर को इनके सम्मान में भारत के लिए एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, जो उनका योगदान रहा है देसी रियासतों के विलय के संबंध में, इसीलिए उनके सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कुछ तथ्य। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ मिलेंगे हम आपको। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक के विषय में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।
हम उस चीज़ को ज़रूर लेकर आएँगे आपके समक्ष। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।